Hi everyone, welcome you all. I am Jatin Singla, mentors in Civil Engineering Department in Europedia. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि HPSC ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था उसमें 150 या 153 अराउंड वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं आपको कुछ सोइल के क्वेश्चंस करवाऊंगा मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें पता है कि HPSC का जो एक प्रोसीजर है जो आप देखने को मिल रहा है कि प्री जो है ऑलमोस्ट नॉन टेक्निकल होता है और आपका मेंस जो है वो टेक्निकल रहता है। तो मेंस के क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पर आपको सोइल के क्वेश्चंस आज करवाने वाला हूँ। बाकी आप जो है अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस योरपीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं और क्लासेस जो है ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी हैं, जिसमें आप SKT की भी तैयारी कर सकते हैं, अपने मेंस की तैयारी करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लासेस पहले से स्टार्ट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप देखिएगा क्वेश्चंस को, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। आप साथ साथ क्वेश्चंस बनाइएगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है इसमें जो मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, सीपेज एनालिसिस हो गया आपका, परमेबिलिटी यहाँ पर है एंड कंसोलिडेशन। तो अभी के लिए यही टॉपिक्स कवर होंगे, बाकी अगर टाइम परमिट करता है तो हम आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. Now question number 1 is saying the void ratio and specific gravity of a sample of clay are 0.73 and 2.7 respectively. If the voids are 92% saturated, find the bulk density, dry density and the water content. So question number 1 में आपको क्वेश्चन में void ratio दे दिया गया है, specific gravity दे दिया गया है, void ratio and specific gravity, and if the voids are 92% saturated मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्वेश्चन में मेंशन है, तो आपको यहाँ पर बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करना है एंड द वाटर कंटेंट कैलकुलेट करना है टिल दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सोल्व करते हैं, सो सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले गिवन डाटा लिख सकते हैं कि जो आपका डाटा क्या हो, गिवन हो। सो गिवन डाटा की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास है वॉइड रेशियो, सोइल की वॉइड रेशियो है 0.73 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.7 गिवन है, राइट। एंड वॉइड रेशियो एंड वॉइड्स आर 92% सैचुरेटेड, इट मींस फ्रेंड्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है 0.92 हो जाएगा, 92%। सो बल्क डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट बोल दो, ठीक है, यूनिट्स का डिफरेंस होता है, अदरवाइज सेम थिंग्स है। ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, गामा डी कैलकुलेट करना है, गामा बल्क डेंसिटी, गामा डी ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट वी हैव टू फाइंड। सो सोइल के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल से तो खासकर आप यहां पर किसी भी अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को अप्रोच करने की या क्वेश्चन को सोल्व करने की जो अप्रोच मैं आपको यहां पर बताऊंगा आपको वही अप्रोच फॉलो करनी है। आप किसी दूसरी अप्रोच से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। काफी सारी अप्रोच होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, आपकी बस अप्रोच सही होनी चाहिए। क्वेश्चन का जो है अप्रोच जो आप लगा रहे हैं वो सही होनी चाहिए, आपकी सारी अप्रोच जो है वो सही होनी चाहिए बस। तो हम भी यहाँ पर अप्रोच लगाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि जो अप्रोच मैं लगाऊंगा वही अप्रोच आपको लगानी है। आप किसी दूसरे अप्रोच से भी निकालेंगे तो आंसर आपको तब भी सेम ही मिलेगा, ठीक है। सारी अप्रोच क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए और किसी भी अप्रोच से आप अपने मेंस में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ना सबसे पहले क्योंकि हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि जैसा डाटा गिवन है उसके हिसाब से अप्रोच लगाया जाए तो दैट विल बी मोर बेटर। तो जैसे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो गिवन है और वाटर कंटेंट हमसे पूछा गया, तो वेरी इजीली एक फॉर्मूला हमारे पास है, वेरी फेमस फॉर्मूला सहवाग वाला। तो हम सहवाग वाले फॉर्मूले से अगर हम लगाए सहवाग वाला फॉर्मूला दैट वी हैव SE इक्वल्स टू WG, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0.92, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 0.92 मल्टीप्लाई वॉइड रेशियो इज 0.73 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी सोल्व है, तो यहां पर जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सो 0.73 दिस वैल्यू, तो होल सोल्विंग वी गेट 24.87% या 0.2487, तो 24.87% जो है हमें यहाँ पे आंसर मिलता है। तो 0.2487, तो या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 24.87%। तो वाटर कंटेंट पूछा था हमने, वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर दिया कि इस तरीके से वाटर कंटेंट निकाल देंगे। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं
और मैं क्वेश्चंस भी खुद सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से क्लियर कवर हो जाए सारे के सारे। तो जब भी ये डाटा होगा तो आप इनमें से कुछ भी 3 चीज दे देते हैं कई बारी, तो आप निकाल सकते हैं। कई बार हमें SE की मैग्नीट्यूड नहीं पता होती, तो हमें वाटर कंटेंट और G पता होता है, तो फॉर्मुलेज होते हैं जैसा अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वहां से भी आप वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। नाउ गामा बल्क कैसे कैलकुलेट करें, तो गामा बल्क का एक फॉर्मूला हमारे पास है, गामा डी आप निकाल सकते हैं। गामा डी के लिए आपका एक फॉर्मूला है, रिलेशन है G गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है गामा डी कैलकुलेट करने का, तो गामा डी यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो G गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, G कितना है 2.7 है। अब गामा W की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन में ये मेंशन करके देगा कि गामा W आपको 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब कंसीडर करना है। अगर 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब कंसीडर नहीं है, मतलब मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप 9.81 ही लेकर चलेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहां पर G इंटू में 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो, एंड वॉइड रेशियो इज हाउ मच 0.73। वॉइड रेशियो कितनी है 0.73 है। सो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं गामा डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहां पर अगर हम इसको सोल्व करें, so let me solve this. So 2.7 multiply 9.81 divided by 1.73. So on solving we are getting 15.31. क्या आंसर आ रहा हमारा 15.31, राइट 15.31 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमें यहां पर ये जो आंसर मिलेगा वो मिल रहा है 15.31 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, 15.31 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आंसर मिल रहा है गामा डी, राइट। और गामा बल्क अगर हमें निकालना हो तो गामा डी और वाटर कंटेंट और गामा बल्क में एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन हम यहाँ पर लगाकर गामा बल्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या रिलेशन आपको पता है, रिलेशन यू नो कि गामा जो डी होता है दिस इज इक्वल्स टू गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग कंडीशन में सोइल है उस सोइल का जो भी वाटर कंटेंट है और उस सोइल का जो भी गामा बल्क है और उस सोइल का जो गामा डी आएगा, तो इनमें रिलेशन ये निकल कर आता है। सो दिस गामा डी अपने को पता है और वाटर कंटेंट भी हमें निकाल चुके हैं, तो गामा बल्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सोइल का गामा बल्क कितना निकल कर आएगा। अदरवाइज गामा बल्क का एक दूसरा भी फॉर्मूला है, वहां से आप निकाल सकते हैं। तो गामा डी दूसरा फॉर्मूला कौन सा, G प्लस एस ई इंटू में गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। मैं लिख देता हूं साइड में, यहां पर लिख देता हूं कि गामा बल्क का एक दूसरा फॉर्मूला है, आप ये भी निकाल सकते हैं, G प्लस एस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो आप यहां से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहां से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन को सोल्व करने की मोर देन वन अप्रोच होती है। नाउ गामा बल्क अगर कैलकुलेट करते हैं तो गामा डी कितना निकाला हमने 15.31। तो दिस आंसर इज 15.31 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाटर कंटेंट एंड 1 प्लस वाटर कंटेंट इज दिस वैल्यू, तो दैट मीन्स 1 प्लस 0.2487। सो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं 1.2487 लिख रहे हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15.31 मल्टीप्लाई 1.2487, सो ये आंसर जो आ रहा है दैट वी हैव 19.11। कितना आंसर आ रहा है 19.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमने किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऑल्दो कि देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में ऑल्दो मेंशन है कि आपको बल्क डेंसिटी निकालनी है, ड्राई डेंसिटी निकालनी है, बट मैंने बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट किया है। ये ऐसे भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी की फॉर्म में अगर बात करोगे तो यहां पर जो है पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो आप यहां पर गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1000 लिखेंगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, बस यूनिट चेंज हो जाएगी, kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, तो तब भी निकाल सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आगे एक लाइन मेंशन है, मैं क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द वाटर कंटेंट फॉर कंप्लीट सैचुरेशन, द वॉइड रेशियो रिमेनिंग द सेम। वॉइड रेशियो सेम रहेगी, वॉइड रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बताओ वाटर कंटेंट क्या होगा कंप्लीट सैचुरेशन के लिए। अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना था 92% था, अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 100% कर दें तो वाटर कंटेंट क्या होगा, और वॉइड रेशियो में कोई चेंज नहीं है। अब क्योंकि वॉइड रेशियो में कोई चेंज नहीं है तो ई की वैल्यू 0.73 रहेगी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि सोइल के सॉलिड्स में भी कोई चेंज नहीं है, सॉलिड्स तो वही है, सोइल में भी कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम रहेगी। बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन चेंज कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम एस की वैल्यू को 1 पुटअप कर दे तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि यहाँ पर फॉर कंप्लीट सैचुरेशन, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, फॉर कंप्लीट सैचुरेशन, फॉर कंप्लीट सैचुरेशन, फॉर कंप्लीट सैचुरेशन, फॉर कंप्लीट सैचुरेशन S इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो SE इक्वल टू WG, तो यहाँ से W निकाल दो, S की वैल्यू 1 हो जाएगी, वॉइड रेशियो की वैल्यू वही रहेगी, वॉइड रेशियो में कोई चेंज नहीं है 0.73 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.7 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.7 है, तो इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 0.73 डिवाइडेड बाय 2.7, तो ऑन सोल्विंग वी आर गेटिंग 0.2703, यानी आप इसको बोल सकते हैं 27.03%, 27.03%। दिस इज द वाटर कंटेंट, ये क्या हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बचे ऐसे, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। आई होप सबको क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो ये बोल रहा है कि ए सैंपल हैज द पोरोसिटी ऑफ 40%। तो एक सैंपल हमारे पास है, सॉलिड सैंपल हमारे पास है, सॉलिड सैंपल नहीं आएगा, सॉइल सैंपल होगा हमारे पास, दिस इज द सॉइल सैंपल। ए सॉइल सैंपल हमारे पास होगा, उस सॉइल सैंपल की पोरोसिटी कितनी है 40% है। सॉइल सैंपल भी है एंड द पोरोसिटी कितनी है उसकी 40% है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 2.7, और जो सॉलिड्स है उसके अंदर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी। तो गिवन डाटा में अगर हम लिखें तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं और गिवन डाटा की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर गिवन डाटा, तो गिवन डाटा के अंदर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो क्या लिखोगे, पोरोसिटी ईटा, तो पोरोसिटी कितनी गिवन है 40%, पोरोसिटी 40% है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी गिवन है 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैलकुलेट द फर्स्ट पॉइंट, वॉइड रेशियो कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट वॉइड रेशियो कैलकुलेट करनी है। सॉइल सैंपल जिसकी पोरोसिटी 40% है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है और वॉइड रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बेसिक रिलेशन क्या है कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू ईटा बाई 1 माइनस ईटा होता है। तो यहाँ पर 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 यानी 0.6, 4/6 करना है यानी 2/3 यानी 0.67, तो वॉइड रेशियो कितनी आएगी 0.67 हो जाएगी। सो वॉइड रेशियो इज 0.67 हो जाएगी, राइट। नाउ आफ्टर दैट क्या क्वेश्चन है, इसमें ड्राई डेंसिटी अपने को फाइंड आउट करना है, और जब ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और वॉइड रेशियो हम निकाल चुके हैं, तो ड्राई डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। सो ड्राई डेंसिटी विल बी इक्वल टू, अब अगेन ड्राई डेंसिटी बोला है, मैं ड्राई यूनिट वेट निकाल दे रहा हूँ, तो ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू G गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, G गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, ये फॉर्मूला रहेगा। G की वैल्यू 2.7, गामा W कितना है 9.81, वाई क्योंकि मेंशन नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो हम निकाल चुके हैं 0.67, तो इसको हम देख सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 2.7 मल्टीप्लाई 9.81 डिवाइडेड बाई 1.67, सो 15.86, तो यहाँ पर हमारे पास किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी, ये हमने वॉइड रेशियो कैलकुलेट किया है। आफ्टर दैट यूनिट वेट कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट यूनिट वेट, इफ द सॉइल इज 50% सैचुरेटेड, बट मेंशन है आपको यूनिट वेट निकालना है, लेकिन कब, इफ द सॉइल इज 50% सैचुरेटेड, तो यूनिट वेट कैलकुलेट करना है, बट सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन है जो वो चेंज कर दी गई है, तो यूनिट वेट कैलकुलेट करना, अगर सॉइल 50% सैचुरेटेड है उस केस में, तो हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे दिया है क्वेश्चन के अंदर 50%, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50% है, बट वॉइड रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 0.67 वॉइड रेशियो रहेगी। तो यहाँ पर हम जो है यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यूनिट वेट या गामा बल्क हम निकाल रहे हैं, तो बल्क कंडीशन में तो G प्लस SE गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, यहाँ से हम निकालेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, एग्जिस्टिंग कंडीशन में 50% सैचुरेशन गिवन है, G की वैल्यू क्या है 2.7 है,
प्लस एस ई, एस की वैल्यू कितनी है 0.5, मेंशन है क्वेश्चन में 50% सैचुरेटेड है सोइल, मल्टीप्लाई वॉइड रेशियो कितना है 0.67 है, जी प्लस एस ई इंटू में गामा डब्ल्यू, और गामा डब्ल्यू कितना लेंगे 9.81 लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ई कितना है 0.67। इसको सोल्व अपने को करना है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले हम। तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.67 पहले किया, प्लस कर दिया इसमें 2.7, सो दिस मल्टीप्लाई 9.81 डिवाइडेड बाय 1.67, तो ये हो जाएगा 17.82। तो हमारे पास जो गामा बल्क आएगा कितना आएगा 17.82 आ जाएगा। तो 17.82 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, 17.82 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब गामा बल्क। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट इज सेइंग यूनिट वेट ऑफ द यूनिट वेट इफ द सॉलिड इज कंप्लीट, इफ द सॉइल नॉट सॉलिड, इफ द सॉइल, यहां पर आएगा सॉइल, यूनिट वेट कैलकुलेट करना इफ द सोइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 कर दे तो यूनिट वेट क्या होगा, आप ध्यान देना, अगर हमारी सोइल कंप्लीटली सैचुरेट हो गई तो उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन सैचुरेट है, तो इसका मतलब उसका जो यूनिट वेट होगा बल्क यूनिट वेट वो हो जाएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट के इक्वल। तो इसका मतलब यहां पर हमें गामा सैचुरेटेड कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहां पर बोल दिया गया है कि यूनिट वेट कैलकुलेट करो इफ द सोइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, इट मींस अब आपको यहां पर गामा सेट कैलकुलेट करना है, क्योंकि गिवन सोइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है। तो यहां पे गामा सेट निकाल देंगे। सो गामा सेट का फॉर्मूला आपके पास है, देन यू कैन फाइंड दैट। तो गामा सेट G प्लस ई, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो G प्लस ई गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। नाउ द एग्जिस्टिंग कंडीशन इज सच दैट कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू 1 कर दो तो गामा सेट हो जाएगा G प्लस ई इंटू गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। G कितना है 2.7 है, प्लस का E 0.67 है। वॉइड रेशियो में कोई चेंज नहीं है, अगर वॉइड रेशियो में चेंज आता तो वॉल्यूम भी चेंज होता, अगर वॉइड रेशियो में चेंज आता, बट क्वेश्चन में ऐसी कोई जानकारी गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे वॉइड रेशियो में कोई भी चेंज नहीं है। G प्लस ई इंटू में 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 0.67, 1 प्लस 0.67। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा 2.7 प्लस 0.67 मल्टीप्लाई 9.81 डिवाइडेड बाय 1.67, 19.79 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 19.79 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है क्वेश्चन? चलो, तो यही पूछा था, उस 4 पार्ट्स पूछे थे क्वेश्चन के, तो ये हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा एक बारी। द मॉइस्चर कंटेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। द मॉइस्चर कंटेंट, वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स ऑफ गिवन सॉइल मास आर दिस। तो यानी ये वैल्यू मॉइस्चर कंटेंट की है, W की है, ये वैल्यू मॉइस्चर कंटेंट की है, ये वैल्यू वॉइड रेशियो की है, और ये वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की है रिस्पेक्टिवली। तो 3 वैल्यूज गिवन अपने को, तो ये 3 वैल्यूज हैं, तो 10.5, 0.67 और 2.68। तो हमें वाटर कंटेंट दे दिया है, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट हमें पता है, वॉइड रेशियो हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता है। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 ट्रायक्सियल टेस्ट स्पेसिमन। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 ट्रायक्सियल टेस्ट स्पेसिमन। तो यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें 3 ट्रायक्सियल टेस्ट स्पेसिमन्स बनाने हैं। अब ये जो ट्रायक्सियल टेस्ट होता है बेसिकली सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम ट्रायक्सियल टेस्ट करते हैं तो वहां पर हम सॉइल पे लेटरल प्रेशर लगाते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर जिसको हम बोलते हैं सिग्मा 3, और फिर बाद में डेविट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो आप शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉइल की। इसमें ड्रेनेज वॉल को ओपन भी करते हैं, ड्रेनेज वॉल को क्लोज भी रखते हैं, डिपेंडिंग की सिचुएशन कैसी है वहां पर फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप जब आपको ट्रायक्सियल टेस्ट करना है तो वहां पर सोइल सैंपल बनाना होता है। सोइल सैंपल जनरली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, L/D जनरली 2 रखा जाता है। तो यहाँ पर मेंशन है कि डायमीटर आपको 3.75 रखना है और हाइट आपको 7.5 सेंटीमीटर रखनी है। तो 3 सैंपल बनाने हैं आपको। तो गिवन सोइल कैसी है, ऐसी है। गिवन सोइल की प्रॉपर्टी, द मॉइस्चर कंटेंट, वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल सोइल सॉलिड ऑफ अ गिवन सोइल मास आर दिस। तो आपके पास एक गिवन सोइल मास है, उस गिवन सोइल मास से आपको
3 ट्रैक्शनल टेस्ट स्पेसिमेन बनाने हैं। ये बात समझ आती है। और जो स्पेसिमेन बनेंगे सिलेंड्रिकल शेप के, उसकी डायमीटर और उसकी हाइट अपने को गिवन है। तो 3 सैंपल बनाए जाने हैं गिवन सॉइल मास से, फ्रॉम दिस सॉइल मास। मेंशन है क्वेश्चन में फ्रॉम दिस सॉइल मास। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ईच स्पेसिमेन शुड हैव अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 15% एंड अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर सीसी। तो जो भी आप ये सैंपल्स बना रहे हैं, जो भी आप ये 3 सैंपल्स बनाएंगे, उन सैंपल्स में जो वाटर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, 15%। द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी 15% एंड द ड्राई डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सीसी। सो क्वेश्चन इज सेइंग कि बताओ हमें द क्वांटिटी ऑफ द गिवन सॉइल टू बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड द सेकंड पॉइंट, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स्ड विद इट। कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें यहां पर मिक्स करना है। द क्वेश्चन इज सेइंग दिस। तो ये हमें जो है क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें इसका आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। तो क्वेश्चन समझो एक बार आराम से कि हमारे पास जो है गिवन सॉइल है और सॉइल में हमें ये प्रॉपर्टीज गिवन है और वहां से हमें 3 सैंपल प्रिपेयर करने हैं। और जब 3 सैंपल प्रिपेयर करने हैं और हर स्पेसिमेन में मॉइस्चर कंटेंट कितना रखना है, 15% का। हर सैंपल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 15% का मॉइस्चर कंटेंट। और उसकी ड्राई डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, अगर हम बात करते हैं तो देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा हमें कितने सैंपल बनाने हैं, 3 सैंपल बनाने हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सैंपल्स या स्पेसिमन, यहां पर स्पेसिमन की बात हो रही है तो हम स्पेसिमन लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्पेसिमन्स रिक्वायर्ड कितने, 3। नंबर ऑफ स्पेसिमन रिक्वायर्ड 3। ईच स्पेसिमन वॉल्यूम, तो जो स्पेसिमन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना आएगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, एरिया π/4 d स्क्वायर। तो π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। तो π/4 डायमीटर कितना है उसका, 3.75 सेंटीमीटर, 3.75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7.5 तो π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई h। $82.8349 है तो 5 लिख दे रहा हूं, 82.835 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम, ईच स्पेसिमन वॉल्यूम इज दिस। अब टोटल कितने स्पेसिमन बनेंगे, 3 बनेंगे। नंबर ऑफ स्पेसिमन रिक्वायर्ड 3, ईच स्पेसिमन वॉल्यूम इज दिस। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन, या आप ये बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, या टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन भी बोल सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन इज दिस, 3 मल्टीप्लाई 82.835। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 248.504 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन, राइट। तो टोटल इतनी सोइल की रिक्वायरमेंट है आपको, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन हमारे पास ये निकल कर आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमन, राइट। अब ये जो स्पेसिमन अगर हम बना रहे हैं तो इसमें हम सॉलिड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लग रहा है, वो हमें एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यहाँ पर कितना होगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पेसिमन बनाया जा रहा है, ये जो स्पेसिमन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इस स्पेसिमन के मॉइस्चर कंटेंट कितने हैं, 15%। तो यहाँ पर भी डाटा ये लिख देते हैं, स्पेसिमन हैविंग, ये जो स्पेसिमन है हैविंग वाटर कंटेंट 15%, मेंशन है स्पेसिमन हैविंग वाटर कंटेंट 15% एंड ड्राई डेंसिटी ग्राम पर सीसी में है, तो इसका सिंबल रो लगा दिया मैंने। तो ड्राई डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सीसी। तो ये जो स्पेसिमन हमने बनाए हैं फ्रेंड, इसमें इसकी ड्राई डेंसिटी कितनी है, 1.6 ग्राम पर सीसी है, और इसमें वाटर कंटेंट कितना है, इसका 15% है ना, ड्राई डेंसिटी इतनी है। तो यहां पर हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स
कितना रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर इतने वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेंस को बनाने के लिए। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन हमारे पास है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की रिक्वायरमेंट निकालनी है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रिक्वायर्ड, सॉइल के अंदर सॉलिड्स प्लस वर्ड्स होती हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना लगेगा इतने वॉल्यूम को बनाने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रिक्वायर्ड, तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रिक्वायर्ड होगा, तो उसको मैंने वीएस लिख दिया, इसका सिंबल मैंने डाल दिया वीएस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिक्वायर्ड ये पूछा है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को टोटल वॉल्यूम को जो रिलेट करता है वॉइड रेशियो के साथ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर जो ये स्पेसिमेन बनाया जा रहा है, इस स्पेसिमेन की वॉइड रेशियो वी डोंट नो। हमें क्वेश्चन में जो वॉइड रेशियो गिवन है वो किसकी है, क्वेश्चन के अंदर जो वॉइड रेशियो है ये तो हमारे सोइल मास की है। इस सोइल मास से ये 3 स्पेसिमेन बनाए गए हैं, बट जो स्पेसिमेन बना उस स्पेसिमेन की ड्राई डेंसिटी गिवन है बट वॉइड रेशियो गिवन नहीं है। तो निकाल सकते हैं, अगर ड्राई डेंसिटी गिवन है तो यहां से वॉइड रेशियो निकाली जा सकती है, फॉर्मूला हमारे पास है। तो ड्राई डेंसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन है हमारे पास। तो वी नो रो डी इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई होता है। अब क्योंकि ड्राई डेंसिटी ग्राम पर सीसी में है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी ग्राम पर सीसी में लेनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सीसी में होती है 1। तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है, जी तो वही रहेगा, जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सोल के सॉलिड्स में कोई चेंज नहीं है, सॉलिड्स पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसलिए जी की वैल्यू सेम रहेगी। तो जी की वैल्यू जो सोइल मास में थी उसी सॉलिड से ही स्पेसिमेन बनाए जा रहे हैं, तो जी विल बी द 2.68, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वही रहेगी। तो 2.68 मल्टीप्लाई 1 ग्राम पर सीसी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई विच इज इक्वल्स टू ड्राई डेंसिटी कितनी गिवन है 1.6। तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे, वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं कैलकुलेट करके। तो 2.68 डिवाइडेड बाय 1.6 हो जाएगा, 2.68 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस का 1 कर दो, 0.675। तो यहां से जो वॉइड रेशियो आ रही है वो आ रही है 0.675। अब यहां से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल देंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल 248.504 248.504 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का वॉइड रेशियो, 1 प्लस का 0.675। ठीक है, तो यहां पर 3 सैंपल्स बनाए जाने थे, तो 3 सैंपल्स हम यहां पर बना रहे हैं, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यहां से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 248.504 डिवाइडेड बाय 1.675, 148.36। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमारे पास इतना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो 148.36 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ गया है, राइट। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ कितना क्वांटिटी ऑफ गिवन सोइल रिक्वायरमेंट होगी, क्वांटिटी ऑफ गिवन सोइल पूछा है, कितना सोइल मास चाहिए होगा, ये हमसे पूछा गया है। हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल की अगर बात कर रहे हैं तो ये नहीं बोल सकते कि सर ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल है, ये सर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल है 248.504, तो इतनी सोइल चाहिए होगी। इतनी सोइल तब चाहिए होगी अगर हमारे पास वॉइड रेशियो सेम होता, बट यहां पर जो स्पेसिमेन बनाए गए हैं, इन स्पेसिमेन में वॉइड रेशियो 0.675 है, और जो सोइल आपके पास ऑलरेडी है उसकी वॉइड रेशियो कितनी है, 0.67 है। मतलब वॉइड रेशियो में चेंज है, चाहे स्लाइट चेंज हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेंज है। अगर वॉइड रेशियो में चेंज है, इसका मतलब वॉल्यूम की जो रिक्वायरमेंट आएगी वो अलग अलग आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहां पर तो अभी हमने स्पेसिमेन के लिए बताया कि स्पेसिमेन के लिए इतना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो नाउ अब हम सोइल मास के लिए बात कर रहे हैं कि सोइल मास के लिए कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, आपने जो सोइल से ये स्पेसिमेन बनाए हैं, मान लो आपके पास ये सोइल है, सपोज दैट ये सोइल आपके पास है, दिस इज द सोइल, सपोज दैट ये सोइल थी। इस सोइल से आपने 3 स्पेसिमेन बनाए, इस सोइल से आपने 3 स्पेसिमेन बनाए हैं, और जब आपने इस सोइल से 3 स्पेसिमेन बनाए हैं, इस स्पेसिमेन में इन जो सॉलिड्स यूज हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मान लो VS1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS2, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS3। तो जो भी सॉलिड्स निकल कर आए कि 3 आइडेंटिकल स्पेसिमेन बनाए जाने हैं, तो
तो तीनों में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ रहे हैं तो इनका जब टोटल करते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स Vs1 प्लस Vs2 प्लस Vs3 प्लस Vs3, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हम करते हैं Vs1 प्लस Vs2 प्लस Vs3, वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा 148.36 के इक्वल आएगा। ये सर नो, तो इतना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए। तो ये 3 सैंपल्स बनाने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो हमें चाहिए वो इतने चाहिए, 148.36 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर देखो, आपने बोला कि सर यहां सोल की वॉइड रेशियो अलग है और ये जो सैंपल बनाए जाएंगे इसमें सोल की वॉइड रेशियो अलग होगी। बिल्कुल सही बात है, हमने निकाला अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सोइल और यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सोइल की रिक्वायरमेंट आएगी वो अलग अलग होगी। ये बात भी समझ आती है। पूछा यही है कितने वॉल्यूम ऑफ सोइल की रिक्वायरमेंट है। हमने क्या देखा कि यहां पर हमने निकाल दिया कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। जब हमने यहां पर निकाल दिया कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की रिक्वायरमेंट है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की रिक्वायरमेंट है उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हम यहां से उठाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अब सोइल उठाओगे, सोइल में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी तो होंगे, तो वहां से रिलेशन लगा के हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर रहा हूं, देखो कैसे कर रहा हूं। तो गिवन सोइल मास हैज वॉइड रेशियो 0.67। गिवन सोइल मास हैज वॉइड रेशियो 0.67। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी होगी? तो यहां से निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सॉइल में चेंज आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्यों चेंज आएगा? क्योंकि वॉइड रेशियो में चेंज आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई चेंज नहीं है, इसलिए हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 148.36 मल्टीप्लाई 1 प्लस का वॉइड रेशियो। तो जब हम ये चीज करते हैं तो 148.36 मल्टीप्लाई 1.67, 247.76 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दिस वे हैव टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है? 247.763। ठीक है। अब यहां से पूछा है कि क्वांटिटी ऑफ गिवन सॉइल टू बी यूज्ड, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ गिवन सॉइल पूछा है, तो वैसे वॉल्यूम की टर्म में बताओगे तो यही आंसर है, बट आप इसको मास की टर्म में भी बता सकते हो। आप इसको मास की टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मास की टर्म में कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसकी डेंसिटी पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी पता होना चाहिए कि गिवन सॉइल मास की डेंसिटी कितनी होगी, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉइड रेशियो आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, वाटर कंटेंट भी आपको पता है। गिवन सॉइल मास का वाटर कंटेंट कितना है? गिवन सॉइल मास का वाटर कंटेंट है 10.5%। तो गिवन सॉइल मास वॉइड रेशियो इज दिस, कॉमा वाटर कंटेंट 10.5%। 10.5% गिवन सॉइल मास का वाटर कंटेंट इतना है। तो गिवन सॉइल मास की डेंसिटी कितनी होगी? तो गिवन सॉइल मास डेंसिटी, तो गिवन सॉइल मास डेंसिटी, तो जो गिवन सॉइल मास है उसकी डेंसिटी कितनी होगी? तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, रो बल्क डेंसिटी निकाल रहे हैं, रो बल्क G प्लस SE रो W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। अब क्योंकि हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं पता है, तो हमें वाटर कंटेंट पता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है ना। तो हम यहाँ पर SE इक्वल टू WG होता है, तो SE की वैल्यू को WG पुटअप कर दे रहे हैं। तो बल्क डेंसिटी हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं, तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी? G प्लस SE को लिख दिया हमने WG, इंटू में रो W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E हो जाएगा। G की वैल्यू कितनी है? 2.68। तो G कॉमन ले सकते हो, तो 2.68 कॉमन ले लिया, G कॉमन ले लिया हमने, तो बचा 1 प्लस W। तो 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना था? 10.5%, तो ये हो जाएगा 0.105। ठीक है, मल्टीप्लाई रो W। अब रो W क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट विल बी 1 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों 1 ग्राम पर सीसी? क्योंकि कैलकुलेशन सारी ग्राम पर सीसी में है, तो इसलिए 1 ग्राम पर सीसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो तो पता है ना हमें गिवन सॉइल मास की 0.67, तो 0.67। तो जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1.105 मल्टीप्लाई 2.68 डिवाइडेड बाय 1.67, तो 1.77
1.773 ग्राम पर सीसी। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, दिस वी हैव अ डेंसिटी। अब वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास निकाल दो, मास बोल दो, मास ऑफ गिवन सोइल रिक्वायर्ड, मास ऑफ गिवन सोइल रिक्वायर्ड। तो गिवन सोइल का कितना मास रिक्वायर्ड है, सो मास ऑफ गिवन सोइल रिक्वायर्ड वॉल्यूम बाय डेंसिटी, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे ना, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, तो वो टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा 247.76 मल्टीप्लाई 1.773। तो इसको मल्टीप्लाई किया 247.76, 439.35 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ द गिवन सोइल मास रिक्वायर्ड। तो गिवन सोइल का जो मास रिक्वायरमेंट होगा, अमाउंट ऑफ गिवन सोइल इज इतनी 439.35 ग्राम, इतने हमें चाहिए। और साथ में एक और चीज पूछी थी, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड विद इट, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हम इसमें मिक्स करेंगे, ये चीज भी अपने को कैलकुलेट करनी है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड इन इट, तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके अंदर मिक्स किया जाएगा, तो यहां पर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्पेसिमेन बनाए जाने हैं, उसका वाटर कंटेंट कितना है, 15% है, उसका वाटर कंटेंट कितना है, 15% है। और जो गिवन सॉइल थी उसका वाटर कंटेंट कितना है, 10.5% है। तो वेट ऑफ वाटर है वो निकाल सकते हैं, वो निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर, हाउ विल यू कैलकुलेट, देखो द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स, अगर हमें निकालना, इधर मैं सोल्व कर दे रहा हूं, इस तरफ सेकंड पार्ट मैं इस तरफ सोल्व कर रहा हूं, राइट। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्स्ड, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें यहां पर मिक्स करना है, ये अपने को निकालना है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, किसमें वाटर कंटेंट ज्यादा था, गिवन सॉइल मास में तो 10.5% है, और जो स्पेसिमेन बनाए गए हैं उसमें कितना पानी था, 15%। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें है, 15%। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर जो होगा हमारे स्पेसिमेन के अंदर कितना होगा, 0.15 किसका, WS का, वेट ऑफ सॉलिड का। उसमें से माइनस कर दो कितना, जो ओरिजिनली प्रेजेंट था, ओरिजिनली सॉइल मास में कितना वाटर कंटेंट है, 10.5%। तो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, तो ओरिजिनली कितना वेट ऑफ वाटर है, 10.5% था ना, तो 0.105 ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पे कॉमन ले लो, तो वेट ऑफ सॉलिड कॉमन लिया 0.150, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, तो 0.045 ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, तो कितना होगा 0.045 ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। अब इस वेट ऑफ सॉलिड को आप आगे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड अगर निकालना हो स्पेसिफिक ग्रेविटी की टर्म्स में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ दी सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होती है, वेट ऑफ दी सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड। तो यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई की तो 0.045 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जी मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ दी वाटर, तो इस तरफ बच जाएगा वेट ऑफ दी सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड, तो मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, तो 0.045 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 है, मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ दी वाटर 1 ग्राम पर सीसी है, डेंसिटी ऑफ दी वाटर कितनी है 1 ग्राम पर सीसी, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और जो आप निकाल चुके हो 148 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, ये लिखिए 148.36, 148.36, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.045 मल्टीप्लाई 2.68 मल्टीप्लाई 148.36, तो 17.89 ग्राम, 17.89 ग्राम जो है रिक्वायरमेंट होगी पानी की, हमें ऐड करना होगा सॉइल के अंदर, तब जाके हमें गिवन सॉइल जो स्पेसिमेन बनेंगे वो 15% वाटर कंटेंट के बनेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच की जाएगी।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग एन अर्थ एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद कॉम्पैक्टेड कोहेशनलेस सोइल। तो एक अर्थ एम्बैंकमेंट है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है विद कॉम्पैक्टेड कोहेशनलेस सोइल, और यहाँ पर कोहेशनलेस सोइल हम यूज कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इज, तो जो एम्बैंकमेंट बनाया जाना है वहां पर जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है वो 5000 मीटर क्यूब का रखना है। एंड द टारगेट ड्राई यूनिट वेट, और जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है उसके अंदर जो ड्राई यूनिट वेट है वो 16.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है। 3 nearby sites have been identified from where the required soil can be transported। तो 3 nearby sites हमने आइडेंटिफाई की है, सी फिगर, तो इसका डायग्राम भी गिवन है। 3 nearby sites हमने आइडेंटिफाई की जहां से हम सोइल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। द वॉइड रेशियोज ऑफ डिफरेंट साइट्स इज शोन इन द फिगर। एज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल टू बी 2.7। तो जो सोइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 है फॉर ऑल द 3 साइट्स। If the cost of transportation per kilometer is twice the cost of excavation per meter cube of borrow pit, choose the site which is most economical। तो most economical site बतानी है और मेंशन है कि आप यूनिट वेट ऑफ वाटर को 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि आपके पास एक कंस्ट्रक्शन साइट है और इस कंस्ट्रक्शन साइट में आपको क्या बनाना है, एम्बैंकमेंट बनाना है। और एम्बैंकमेंट जो यहाँ पर बनाया जाएगा इस कंस्ट्रक्शन साइट में कितने वॉल्यूम का बनाया जाएगा, 5000 मीटर क्यूब का एम्बैंकमेंट यहाँ पर बनाया जाएगा। और यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट कितना है, 16.2। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से हमें एम्बैंकमेंट बनाना है और एम्बैंकमेंट का जो टोटल वॉल्यूम है वो है 5000 मीटर क्यूब। और यहाँ का जो गामा डी है, टारगेट ड्राई यूनिट वेट है, वो कितना है, 16.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है। ये है 16.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है। इसके लिए अब एम्बैंकमेंट बनाने के लिए सोइल की रिक्वायरमेंट होगी। सोइल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 साइट्स आइडेंटिफाई की गई, एक्स, वाई एंड जेड। यहां पर जो सोइल है और यहां पर जो सोइल है और यहां पर जो सोइल है, इनकी वॉइड रेशियो, रिस्पेक्टिव वॉइड रेशियो मेंशन है कि कितनी कितनी यहां पर वॉइड रेशियो प्रेजेंट है। नाउ अब हमें पता ये लगाना है कि हम अगर यहां से साइट एक्स से अगर सोइल मंगाते हैं तो कितना पैसा लगता है, साइट वाई से मंगाते हैं तो कितना पैसा लगता है, और साइट जेड से मंगाएंगे तो कितना। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सॉल्यूशन क्या होगा वो आपने को फाइंड आउट करना है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक हम सोइल को लेकर जा रहे हैं या बोरोपिट से सोइल को एक्सकावेट करके एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम में आपका एक कॉन्सेप्ट रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का। तो वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर आपको फुलफिल करवाना है कि हमारे पास साइट है कि जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की रिक्वायरमेंट, जैसा भी हमने सेम क्वेश्चन किया था ना कि हमारे पास सॉइल था और हमने क्या बनाने थे, 3 स्पेसिमेन बनाने थे। तो जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिमेंस बनाने में, उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास सॉइल मास के अंदर होना चाहिए। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जो रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे होगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड साइट एक्स से हम लेकर आएंगे। अब सॉइल बनानी है तो सॉइल के अंदर वॉइड्स भी होती है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल पूछी गई है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल में रिलेशन होता है, तो वो वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड साइट एक्स की अगर आप बात करते हैं, फॉर साइट एक्स की अगर हम बात करते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फ्रॉम साइट एक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन दी एम्बैंकमेंट। तो जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एम्बैंकमेंट में रिक्वायर्ड है उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको ट्रांसपोर्ट करना है, कहां से, साइट एक्स से। उतना ही सॉलिड ट्रांसपोर्ट करना है कहां से, साइट एक्स से। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो एम्बैंकमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको ट्रांसपोर्ट करना है साइट एक्स से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर साइट एक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो साइट एक्स के लिए। तो यहां पर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो एम्बैंकमेंट के लिए। नाउ वी नो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, और हमें यहां से टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है साइट एक्स से। तो साइट एक्स से टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी ट्रांसपोर्ट की जाएगी ये निकालना है। तो 1 प्लस वॉइड रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो, ये है एम्बैंकमेंट का, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ साइट एक्स। तो टोटल वॉल्यूम कितना है एम्बैंकमेंट का, टोटल वॉल्यूम हमने बनाना है एम्बैंकमेंट का 5000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो।
अब एम्बैकमेंट के अंदर वॉइड रेशियो कितनी है वो मेंशन नहीं है, उसके लिए गामा डी गिवन है, और जब गामा डी गिवन है तो वॉइड रेशियो निकाली जा सकती है। गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + e का फॉर्मूला होता है, और ये मेंशन है कि सारी साइड्स के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 है, ये मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर हम कैलकुलेट क्या कर देंगे, वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो किसकी, एम्बैकमेंट की। तो फॉर्मूला लगाया गामा डी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + e। तो यहां से हम वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर दे रहे हैं, या 1 + e भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 + e की वैल्यू चाहिए, लेकिन मैं e निकाल के दे रहा हूँ। तो जी गामा डब्ल्यू, जी कितना है 2.7 है, मल्टीप्लाई 10 करोगे क्योंकि मेंशन है, डिवाइड बाय गामा डी 16.2 गामा डी। या एक काम करो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये करने की भी जरूरत नहीं है, यही इसी में करवा देता हूँ। तो आपने बस फॉर्मूला बता दिया, आपने यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया। तो फॉर्मूला बताने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल जो x साइड से ट्रांसपोर्ट की जाएगी दिस विल बी 5000, यहाँ तो e लिख लो चाहे, या ये भी लिखने की अभी जरूरत नहीं है, ये भी काट सकते हो अभी तो इसको भी काट सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे 5000 टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 + वॉइड रेशियो। तो इसको ब्रैकेट में बता दो कि 1 + वॉइड रेशियो का हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा डी हम लगाएंगे। तो 5000 डिवाइड बाय 1 + e का फॉर्मूला लगाया, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय गामा डी मल्टीप्लाई 1 + वॉइड रेशियो। ये 1 + वॉइड रेशियो साइड x के लिए होगी, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर दो। तो 5000 मल्टीप्लाई गामा डी की वैल्यू 16.2 है, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, मल्टीप्लाई क्या है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई 10 इंटू में 1 + वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो किसकी, साइड x की, जो कि मेंशन है वो बाद में लिख देंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 5000 मल्टीप्लाई 16.2 डिवाइडेड बाय 27, तो ये हो जाएगा 3000। तो 3000 इंटू में 1 + नाउ द वॉइड रेशियो साइड x के लिए कितनी है 0.6, तो 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1.6 4800 मीटर क्यूब। तो साइड x से अगर हम सोइल लेकर आते हैं तो हमें इतनी सोइल की रिक्वायरमेंट होगी 4800 मीटर क्यूब। सिमिलरली यहां नीचे लिख दे रहा हूं, सिमिलरली टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल रिक्वायर्ड फ्रॉम साइट y से कितना टोटल वॉल्यूम आएगा 3000 इंटू में 1 + साइट y की वॉइड रेशियो, साइट y के लिए वॉइड रेशियो 0.7 है, तो साइट y के लिए वॉइड रेशियो 0.7 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 0.7 2100 मल्टीप्लाई 1.7 करना था ना, एक सेकंड रुक जाओ, 3000 मल्टीप्लाई 1.7 5100 आएगा, 5100 मीटर क्यूब, 5100 मीटर क्यूब। सिमिलरली साइट जेड से कितनी वॉल्यूम ऑफ सोइल की रिक्वायरमेंट होगी 3000 इंटू में 1 + साइट जेड की वॉइड रेशियो कितनी है 0.64, तो ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 1.64 4920 मीटर क्यूब, 4920 मीटर क्यूब, राइट। बट अभी यहाँ से डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते कौन सी इकोनॉमिकल साइट, अभी तो देखकर लग रहा है सर साइट एक्स है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोइल की रिक्वायरमेंट कम है। बट क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वगैरह, एक्सकवेशन की कॉस्ट वगैरह, ये लाइन में मेंशन है। इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब ऑफ बोरोपिट, तो तब आपको बताना, क्योंकि साइट एक्स से 140 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी। नाउ ये बोला कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ रही है पर किलोमीटर वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब, तो हम ये मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन जो निकल कर आती है पर मीटर क्यूब वो मान लेते हैं अल्फा है। तो लेट कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा। तो साइट एक्स के लिए कितनी कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन होगी, अच्छा पहले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बोल देते हैं, फिर देन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो क्वेश्चन में मेंशन है ट्वाइस है,
तो ये हो जाएगी 2 अल्फा। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगी 2 अल्फा। बोला गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन पर मीटर क्यूब, इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगी 2 अल्फा। अब साइट एक्स से जब हम सोइल को मंगा रहे हैं तो साइट एक्स से 140 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टेशन, 140 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कितनी कॉस्ट निकल कर आएगी 140 गुना में 2 अल्फा। और कितना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोइल की रिक्वायरमेंट थी 4800 निकाला था अभी हमने 4800 मीटर क्यूब। तो टोटल कॉस्ट अगर हम देखें फ्रॉम साइट एक्स, टोटल कॉस्ट फ्रॉम साइट एक्स, टोटल कॉस्ट फ्रॉम साइट, तो साइट एक्स के लिए अगर हम टोटल कॉस्ट देखते हैं तो टोटल कॉस्ट फ्रॉम साइट एक्स 4800 मीटर क्यूब की अमाउंट ऑफ सोइल की रिक्वायरमेंट है और 1 मीटर क्यूब के लिए पैसा कितना लग रहा है अल्फा। तो 4800 के लिए एक्सकवेशन के लिए 4800 मीटर क्यूब के लिए कितना पैसा लगेगा 4800 अल्फा। तो 4800 अल्फा प्लस अब साइट एक्स से एम्बैकमेंट तक जाना है तो 140 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ट्रांसपोर्टेशन 140 किलोमीटर की है। तो जब 140 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टेशन है तो पैसा कितना लग रहा है 1 किलोमीटर के लिए 2 अल्फा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये पर किलोमीटर है, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए 2 अल्फा है तो 140 किलोमीटर के लिए 280 अल्फा हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर दो 280 अल्फा। तो ये जो होगा ऐड करके कितना आ जाएगा 0 और ये 8 हो जाएगा 5080 अल्फा। उसके बाद वाई के लिए अगर देखा जाए, वाई के लिए कितनी आई थी सोइल की रिक्वायरमेंट 5100। तो 5100 अल्फा प्लस वाई से 80 किलोमीटर है तो 80 गुना 2 160 तो 160 अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा 160 इसमें ऐड कर दो 0625260 अल्फा। जेड के लिए कितना आ रहा है टोटल सोइल की रिक्वायरमेंट कितनी थी 4920 तो 4920 अल्फा और जेड से कितनी है 100 किलोमीटर तो 100 गुना 2 200 अल्फा। तो 4920 0 2 9 2 11 4 1 5 5120 अल्फा। अब इन तीनों को देखो, इन तीनों में सबसे कम पैसा कौन सी साइड से लग रहा है साइट एक्स से लग रहा है। तो साइट एक्स इज द इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, मोस्ट इकोनॉमिकल साइट। तो यहां पर एक नोट बना के लिख देंगे, या नोट बनाने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन लिख देंगे, कंक्लूजन लिखना चाहो तो या फाइनल लिख दो। सो साइट एक्स ऐसे सीधा लिख दो, साइट एक्स इज मोस्ट इकोनॉमिकल साइट, मोस्ट इकोनॉमिकल साइट। तो साइट एक्स जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल साइट निकल कर आती है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को वो कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। सोइल क्वेश्चन इज सेइंग ए सोइल सैंपल इज टेस्टेड इन द लैबोरेटरी फॉर क्लासिफिकेशन, द टेस्ट रिजल्ट्स आर एज फॉलो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक सोइल सैंपल जिसको हमने टेस्ट किया है लैबोरेटरी के अंदर क्लासिफिकेशंस के लिए, टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास है। परसेंटेज पासिंग 4.75 IS सीरीज 58, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन IS सीरीज 11, द पार्टिकल साइज D60 6.3 mm, D30 0.5 mm, D10 0.07 mm, लिक्विड लिमिट 42, प्लास्टिक लिमिट 21, क्लासीफाई द गिवन सोइल। नाउ फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपको जब क्लासीफाई करना है गिवन सोइल को तो पहले चेक करो कि गिवन सोइल कोर्स ग्रेन है फाइन ग्रेन है। इस चीज का पता लगाने के लिए आप सीव जो यूज करते हैं 75 माइक्रोन की सीव यूज करते हैं। नाउ चेक दैट 75 माइक्रोन से जो सोइल पास कर रही है अगर वो 50% से ज्यादा हुई तो गिवन सोइल विल बी टर्म्ड एज फाइन ग्रेन सोइल। अगर 75 माइक्रोन पे जो सोइल रिटेन कर रही है वो 50% से ज्यादा कर रही है रिटेन, इसका मतलब गिवन सोइल कोर्स ग्रेन सोइल होगी। अगर वो दोनों इक्वल है 50% रिटेन कर रही है और 50% पास कर गई, ऑल्सो वी से गिवन सोइल इज कोर्स ग्रेन सोइल। यहां पर मेंशन है कि परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव, 75 माइक्रोन सीव से जो सोइल पास कर रही है वो सिर्फ 11% कर रही है। वो कितनी कर रही है 11% सोइल पास कर गई है, यानी इस पे कितना रिटेन होगा, इस सोइल पे कितना रिटेन हुआ 89%। 89% यहां पर क्या होगी सोइल रिटेन हो गई, 89% इस पे सोइल रिटेन हो गई। इसका मतलब गिवन सोइल कैसी है कोर्स ग्रेन सोइल है। तो जब गिवन सोइल कोर्स ग्रेन सोइल है एक चीज का पता लगाया। नाउ चेक दैट कि गिवन सोइल ग्रेवल होगी या गिवन सोइल सैंड होगी।
अब ग्रेवल और सैंड का पता लगाने के लिए हम करते क्या, ये जो 89% है इसको बोलते हैं कोर्स फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कोर्स फ्रैक्शन। इस कोर्स फ्रैक्शन को हम 4.75 mm की सीप पे रखते हैं। तो यहां पर हम लेकर आए हैं 4.75 mm की सीप। तो इस कोर्स फ्रैक्शन को हमने 4.75 mm की सीप पे रखा और यहां पर जरा चेक करते हैं। तो 4.75 mm की सीप पे देखा परसेंटेज पासिंग कितनी है, 58%। तो इसमें से 58% सोइल तो यहां से पास कर गई है, 89 में से 58% सोइल यहां पर पास कर गई है और यहां पर मोर देन 50% सोइल पास कर गई है यहां से। और कितनी रिटेन करेगी, तो 9 में से 8 गया, एक 31% यहां पर रिटेन करेगी। 31% यहां पर क्या करेगी, रिटेन करेगी। इस बात का मतलब क्योंकि 50% से ज्यादा पार्टिकल्स 4.75 और 75 माइक्रोन्स के बीच में आ रहे हैं 58%, तो इसका मतलब हमारी जो सोइल होगी वो सैंडी सोइल होगी। अगर यहां पर ये कम होता, ऊपर वाला ज्यादा होता, तो हम बोलते गिवन सोइल इज ग्रेवल। तो यहां पर हमने पता लगाया, पहले पता लगाना है कोर्स ग्रेन सोइल, फिर उसके बाद पता लगाना है कि सोइल कैसी है। अगर सर इक्वल होता है 50 ऊपर 50 नीचे, यहां पर भी 50 यहां पर भी 50, तब हम बोलते गिवन सोइल इज ग्रेवल। बट यहां ज्यादा है यहां कम है तब भी ग्रेवल, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है तो आएगा आंसर सैंड। तो हम क्या बोल रहे हैं, आंसर हमारा सैंड है। तो अब गिवन सोइल कैसी है हमारी, सैंड है। अब यहां पर सैंड के साथ में आपको यहां पर इसके साथ वेल ग्रेडेड सैंड लगाना है, पुअरली ग्रेडेड सैंड लगाना है, या क्लेई सैंड लगाना है, सिल्टी सैंड लगाना है, या आपको ड्यूल सिंबल लगाने हैं। इस बात को कैसे बताएंगे, इस बात के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि 75 माइक्रोन से जो परसेंटेज पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, जिसको परसेंटेज फाइनेस बोलते हैं, वो कितना है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है परसेंटेज फाइनेस 11%, तो यहां पर हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सोइल इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो बोलता है कि अगर परसेंटेज फाइनेस 5% से कम होता है, जैसे यहां पर 11% है, तो अगर परसेंटेज फाइनेस 5% से कम होता है तो आप अपनी सोइल को बोलेंगे या तो वेल ग्रेडेड सोइल या पुअरली ग्रेडेड सोइल। तो इसलिए हम सीयू और सीसी की बात करते हैं। अगर परसेंटेज फाइनेस 12% से ज्यादा आता है, अगर परसेंटेज फाइनेस 12% से ज्यादा है, तब हम यहां पर अपने सोइल को बोलेंगे क्लेई सैंड या सिल्टी सैंड, क्योंकि अभी गिवन सोइल सैंड हमारी, तो उसके कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं। बट यहां पर जो आपका क्लासिफिकेशन है वो ये भी बात बोलता है कि अगर परसेंटेज फाइनेस 5% और 12% के बीच में आ गया तो आपको ड्यूल सिंबल लगाने हैं, आपको ड्यूल सिंबल यूज करने हैं। आपको वेल ग्रेडेड वाला भी यूज करना और साथ में आपको जो है क्लेई सैंड या सिल्टी सैंड जो हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी बेसिस पर, तो वो भी आपको कंसीडर करना। तो यहां पर ड्यूल सिंबल यूज किए जाएंगे। तो यहां पर आप जब लिखेंगे तो यहां पर कैसे लिखेंगे, पहले मैं वर्बली बोल देता हूं आपको। आप यहां पर लिखेंगे एज फ्रॉम द गिवन डाटा more than 50% particle is retained on 75 micron sieve, hence given soil is coarse grain soil. Further from the given coarse grain fractions bracket में 89%, more than 50% particle passing through 4.75 mm, that means 58%. So further given soil will be sandy soil. फिर आगे लिखेंगे as percentage fineness is in between या lies in between 5% and 12%, ब्रैकेट में लिख देंगे 11%, तो hence dual symbol will be used to classify the soil। तो dual symbol हम यहां पर यूज करते हैं। अब dual symbol यूज करना है तो यहां पर well graded sand with clay, well graded sand with silt, poorly graded sand with clay या poorly graded sand with clay। तो पहले चेक करते हैं कि given sandy soil well graded है या पुअरली ग्रेडेड है, उसके बाद क्ले और सिल्ट की बात करेंगे। और वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड चेक करने के लिए आप यहां पर यूज करते हैं दो पैरामीटर्स, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर हम पहले कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पार्टिकल साइज रेंज को बताता है, d60/d10, इसको ऐसे निकाला जाता है। d60 की वैल्यू 6.3 mm गिवन है और d10 की वैल्यू 0.07 गिवन है। तो यहां पर इसको अगर सोल्व करें तो ये 10 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, तो साथ 90, तो ये आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। साफ साफ समझ आ रहा है, क्योंकि Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आती है, तो वेल ग्रेडेड सैंड के लिए Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 6, अभी तो 90 है, मतलब गिवन सोइल इज वेल ग्रेडेड सैंड। बट याद रखना, सिर्फ Cu की वैल्यू को बताने से हम वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड नहीं बताएंगे, इसके लिए हमें Cc भी चेक करना पड़ेगा। Cc की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके बोल सकते हैं गिवन सोइल वेल ग्रेडेड है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो Cc की कंडीशन चेक करते हैं।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 6, तो सो वेल ग्रेडेड, सो वेल ग्रेडेड, इसलिए हमारे पास ये जो सोइल होगी वो वेल ग्रेडेड सैंड होगी। बट अभी फाइनली आंसर नहीं दे रहे हैं, अभी सीसी भी चेक करेंगे। तो सीसी अगर हम निकालें, सीसी का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 मल्टीप्लाई D10, ये हमारे पास सीसी का फॉर्मूला होता है। D30 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 की वैल्यू 6.3 मल्टीप्लाई D10 की वैल्यू 0.07। तो यहां पर D30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.3 डिवाइडेड बाई 0.07, 0.566, तो 0.566। तो ध्यान रखना फॉर वेल ग्रेडेड सोइल, फॉर वेल ग्रेडेड सोइल, फॉर वेल ग्रेडेड सोइल सीसी की जो रेंज होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3 होती है। बट यहां पर जो है सीसी की वैल्यू आउट ऑफ रेंज है, इसका मतलब गिवन सोइल इज नॉट वेल ग्रेडेड, इट विल बी पुअरली ग्रेडेड सोइल। इसको क्या बोला जाएगा? पुअरली ग्रेडेड सोइल। सो गिवन सोइल इज, सो गिवन सोइल इज पुअरली ग्रेडेड सोइल। तो गिवन सोइल कैसी है हमारी? पुअरली ग्रेडेड है। तो अगर गिवन सोइल पुअरली ग्रेडेड सोइल है तो आप देखो Cu की वैल्यू से क्या पता लगा? वेल ग्रेडेड है। बट Cc की वैल्यू से क्या पता लगा? पुअरली ग्रेडेड। तो ओवरऑल सोइल को क्या बोला जाएगा? पुअरली ग्रेडेड। अगर Cc से भी वेल ग्रेडेड आता तब जाके बोलते हैं कि वेल ग्रेडेड है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगर एक हो रही है एक नहीं हो रही तो पुअरली ग्रेडेड बोला जाएगा। तो हम बोलेंगे गिवन सोइल इज पुअरली ग्रेडेड। सो गिवन सोइल इज पुअरली ग्रेडेड सोइल। तो यहां से जो हेंस सोइल, अभी चलो हेंस बाद में लिखेंगे, हेंस नहीं लिखेंगे अभी, तो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ड्यूल सिंबल बोला था, एक सिंबल आ गया, अब दूसरा सिंबल। दूसरे सिंबल के लिए चेक करते हैं कि सोइल में जो आपके पास फाइन ग्रेन सोइल है उसमें क्लेई सोइल है या सिल्टी सोइल है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्लास्टिक लिमिट और ए लाइन की हेल्प लेनी है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द गिवन सोइल, तो अब निकाल रहे हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द गिवन सोइल, आईपी ऑफ सोइल निकाल रहे हैं। तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 42 माइनस 21, 42 माइनस 21, दिस विल बी 21। ये कितना हुआ? 21। नाउ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन, अब हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसका निकालेंगे? ए लाइन का निकालेंगे। और ए लाइन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला कितना है? 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, ये फॉर्मूला होता है। तो 0.73 इंटू में लिक्विड लिमिट कितनी है? 42 है, माइनस का 20 है। 42 माइनस का 20 अगर किया जाए, 42 माइनस का 20 मल्टीप्लाई 0.73, 16.06। तो क्योंकि यहां पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है सोइल का वो ज्यादा आ रहा है, अगर सोइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा रहा है ए लाइन की प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, इसका मतलब जो गिवन सोइल होगी वो ए लाइन के ऊपर लाई करती है, और ए लाइन के ऊपर जो सोइल होती है वो क्ले होती है एज पर द कैसेग्रेंडे। तो हेंस गिवन सोइल इज क्ले, हेंस गिवन सोइल इज क्ले। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? गिवन सोइल इज क्ले। तो यहां पर, या ऐसे नहीं लिखेंगे, हेंस ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम ऐसे बोल देंगे परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल इज मोर देन सिल्ट, हम ऐसे लिख सकते हैं। हेंस परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शंस, परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सिल्ट, सिल्ट के फ्रैक्शन से ज्यादा है क्ले के फ्रैक्शन। आप ऐसे बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सिल्ट, यानी क्ले सोइल हमारे पास है। नाउ आफ्टर दैट, अब क्ले सोइल है, अभी इतना पता लग गया क्ले सोइल है। तो हम यहां पर फाइनली अब आंसर दे रहे हैं, तो फाइनली या कंक्लूजन आप लिखना चाहो तो कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो गिवन सोइल इज क्लासिफाई एज, गिवन सोइल इज क्लासिफाइड एज पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले, SPSC, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले। आप इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा चाहे, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले। तो गिवन सोइल को हम यहां पर क्लासिफाई करेंगे और क्या लिखेंगे? पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले। तो इसका ये फॉर्मूला जो है, इसको ये लाइंस हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है। तो मैंने आपको पूरा बताया, यहाँ पर पूरा क्वेश्चंस बनता है। तो आप इस तरीके से, अब इसमें हमने सारा जो है एक तरीके से कवर कर लिए पॉइंट्स। नेक्स्ट
हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ना ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग फॉर द सोइल प्रोफाइल गिवन बिलो, आपको एक सोइल प्रोफाइल गिवन है, फॉर द सोइल प्रोफाइल गिवन बिलो डिटरमाइन द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए। तो ये डायग्राम गिवन और ए पॉइंट भी मेंशन किया हुआ, दिस इज द पॉइंट ए। इस ए पॉइंट पे आपको टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस बताना है। ये क्ले है, ये सैंड है और यहां पर वाटर टेबल वगैरह गिवन है। व्हाट विल बी द टोटल, इसको मैं थोड़ा सा अलग हाईलाइट से लिख देता हूं, कर देता हूं। व्हाट विल बी द टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए इफ द ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस टू द ग्राउंड सरफेस। फिर आगे ये बोल रहा है कि अभी वाटर टेबल यहां है, अगर यही वाटर टेबल राइज करके यहां तक चली जाए, ग्राउंड वाटर टेबल तक आ जाए, ग्राउंड सरफेस तक अगर वाटर टेबल आ जाए फाइनली, तो क्या टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस ए पॉइंट पे कितना आएगा वो निकालना है। विल देयर बी, फिर आगे भी पूछ रहा है, विल देयर बी ओनली चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए इफ द वाटर टेबल राइजेस 2 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस। अगर हम वाटर टेबल को ग्राउंड सरफेस के 2 मीटर और ऊपर राइज करवा दें, अगर वाटर टेबल को ग्राउंड सरफेस के 2 मीटर और ऊपर राइज करवा दें, तो क्या सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर विद जस्टिफिकेशन, आंसर आपको देना जस्टिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको जरा सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पहली लाइन का जो हमने ऑरेंज से हाईलाइट किया है, फॉर द सोइल प्रोफाइल गिवन बिलो डिटरमाइन द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए। तो सबसे पहले ये है, तो मैं बाकी चीजों को थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर अभी इनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ये बाद में बात करेंगे इसकी। तो यहां पर सबसे पहले आपको ए पॉइंट पे कैलकुलेट करना है टोटल स्ट्रेस को और इफेक्टिव स्ट्रेस को। सबसे पहले हम टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं ए पॉइंट पर। तो टोटल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको गामा वगैरह चेक करना है कि सबका गामा गिवन है या नहीं है। जैसे मान लो कि ये सैंडी सोइल और ये क्लेई सोइल है, और क्लेई सोइल है तो यहाँ पर गामा सैचुरेशन गिवन है क्लेई सोइल का, बट जो ऊपर सैंडी सोइल है इसका गामा गिवन नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, इसका मतलब पहले हमें इस सैंडी सोइल का गामा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सैंडी सोइल में जो ये वाली केस है, तो यहाँ पर हमें सैंडी सोइल का गामा सैचुरेशन मिलेगा और यहाँ पर हमें गामा बल्क मिलेगा। यस और नो, गामा बल्क बोल दो या गामा ड्राई बोल दो। अब आप अपनी मर्जी से ये नहीं बोल सकते, अच्छा एक मिनट रुको, गामा ड्राई नहीं बोल सकते, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ऊपर वाली सोइल है यहाँ पर वाटर कंटेंट इसका 0.25 है। अगर यहाँ पर वाटर कंटेंट गिवन नहीं होता तो ये ऊपर वाली सोइल का हम गामा ड्राई लिख सकते थे, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि वाटर कंटेंट 0.25 है। सेकंड पॉइंट, आप अपनी मर्जी से कैपिलरी राइज नहीं करवाएंगे जब तक क्वेश्चन ना बोले। क्वेश्चन ने अगर बोला है कि कैपिलरी राइज हुआ है तो कैपिलरी राइज करवाना है, अदरवाइज कैपिलरी राइज नहीं करवाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में मैं गामा ड्राई नहीं निकालूंगा क्योंकि वाटर कंटेंट गिवन है, तो गामा बल्क निकाल देते हैं। तो गामा बल्क भी निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो एंड जी गिवन है, तो गामा बल्क का फॉर्मूला क्या होता है, गामा बल्क का फॉर्मूला है G प्लस SE गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, ये इसका फॉर्मूला है। बट अगेन प्रॉब्लम इज दिस कि हमें S नहीं गिवन, तो S निकाल सकते हैं सहवाग वाले फॉर्मूले से, बट नो नीड। वाई, SE इक्वल टू WG होता है ना, तो SE की वैल्यू को WG पुटअप कर दो बस, E तो गिवन है क्वेश्चन में, तो SE की वैल्यू को WG पुटअप कर देते हैं और W भी पता है और G भी पता है, तो डायरेक्टली आंसर आ सकता है। तो गामा बल्क इज इक्वल्स टू G की वैल्यू, SE की वैल्यू को मैं क्या पुटअप कर रहा हूँ, WG, और जब SE की वैल्यू को WG पुटअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे G कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस W, G की वैल्यू 2.7, G की वैल्यू 2.7, अंदर बचेगा 1 प्लस W, तो 1 पॉइंट या 1 प्लस 0.25, 1.025 मल्टीप्लाई क्या करोगे 9.81, क्योंकि मेंशन नहीं है ना, आई थिंक क्वेश्चन में नहीं मेंशन नहीं है, तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, E की वैल्यू 1, E की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1, तो गामा बल्क हमें यहां से मिल जाएगा। तो गामा बल्क की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 9.81 डिवाइडेड बाई 2, 16.55 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमें गामा बल्क मिल जाएगा, ये हमें गामा बल्क मिल गया। अब गामा सेट भी निकाल देते हैं क्योंकि गामा सेट भी चाहिए होगा हमें, तो गामा सेट, इस गामा सेट को मैं इधर लिख दे रहा हूं, गामा सेट, और गामा सेट का फॉर्मूला क्या होता है G प्लस E गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। तो G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू है 2.7 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 1,
इंटू में 9.81, 9.81, तो 2.7 प्लस का 1 हो जाएगा 3.7, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.81, 18.148, 18.148, 18.148, तो ये इसका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमने गामा सेट भी निकाल दिया। तो मैंने बताया था कि टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, ये सब निकालने से पहले आप गामा वगैरह निकाल लीजिएगा, काम आसान होगा। तो अब गामा वगैरह निकाल लिए, सारे गामा आ गए। अब ए पॉइंट पे निकालते हैं। नाउ ए पॉइंट पे अब हम टोटल स्ट्रेस निकालने वाले हैं कि ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस कितना होगा। नाउ द टोटल स्ट्रेस, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, टोटल स्ट्रेस एट द पॉइंट ए, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए। तो टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए आपको कैलकुलेट करना है, सिंबल इज सिग्मा। ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस निकालना है। तो ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस देखिएगा, एक तो इस गामा की वजह से आएगा, कितने डेप्थ के, 2 मीटर, तो गामा बल्क मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, गामा बल्क मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब ये वाले गामा, क्योंकि हम टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हैं इसलिए गामा सैचुरेटेड लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा ना। तो गामा सैचुरेटेड कितनी डेप्थ के लिए, 2 मीटर के लिए, तो गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई 2, गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई 2, ये सैंडी सोइल का है, प्लस फिर आगे नीचे क्या है, ए पॉइंट क्ले सोइल में है, ए पॉइंट क्ले के अंदर है, तो ये कितना 4 मीटर का, और इसका गामा सेट कितना है 19.62, तो प्लस गामा सेट, ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है गामा सेट किसका है, ये क्ले सोइल का लिखा है, मल्टीप्लाई 4। तो बस आप वैल्यूज पुटअप करनी है। तो गामा बल्क की वैल्यू 16.55, 16.55 मल्टीप्लाई 2 33.1, 33.1। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू कितनी है 18.148, 18.148 मल्टीप्लाई 2 36.29, 36.29। गामा सैचुरेटेड क्ले का 19.62 मल्टीप्लाई 4 78.48, 78.48। तो इस सबको अगर हम ऐड करते हैं तो प्लस 36.29 प्लस 33.1, 147.87, 147.87 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास टोटल स्ट्रेस आ जाएगा ए पॉइंट पे। दिस वी हैव अ टोटल स्ट्रेस एट द पॉइंट ए। टोटल स्ट्रेस निकाल दिया। अब हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकलता है, टोटल स्ट्रेस माइनस का पोर वाटर प्रेशर। तो अब ए पॉइंट पे पहले हम पोर वाटर प्रेशर निकाल देते हैं। सो पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए, पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, यू ए इसका सिंबल डाल दिया हमने, ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर। अब ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कैसे, ए पॉइंट पे पीजोमीटर लगाएंगे तो पीजोमीटर में पानी का लेवल कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक मेंशन अभी। तो यहाँ पे 4 और 2 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू गामा डब्ल्यू, 6 इंटू में गामा डब्ल्यू, और 6 इंटू में गामा डब्ल्यू कितना होगा 9.81 होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 9.81 58.86, 58.86, तो कितना हो जाएगा 58.86 हो जाएगा। तो यहां पर अब हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस। सो इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बार ए, दैट विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस का पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस कितना था 147.87 माइनस क्या करेंगे 58.86, 89.01, 89.01। तो ये हमारा टोटल स्ट्रेस आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का एक ही लाइन का आंसर था, पहले फर्स्ट लाइन का सोल्व किया। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए इफ द ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस टू द ग्राउंड सरफेस। नाउ सेकंड पार्ट, अब की बार हमारी जो वाटर टेबल है, अब की बार जो हमारी वाटर टेबल है वो यहां तक है। नाउ दिस टाइम द वाटर टेबल इज अप टू हियर, अप टू द ग्राउंड सरफेस। तो यहां पर सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सोल्व कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, नाउ वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस। अब हमारी वाटर टेबल कहां पर है, ग्राउंड सरफेस पर है। तो अगर वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पर है तो जरा देखिएगा क्या चेंज आएगा। अगर वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पर आ गई तो यहां पर ये पूरी की पूरी सोइल सैचुरेट हो जाएगी,
जब हम टोटल स्ट्रेस निकालते हैं पूरी की पूरी सोइल सैचुरेट हो जाएगी, सबमर्ज तो होगी नो डाउट, बट अभी हम क्या बोले टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए सैचुरेशन यूज करेंगे, तो पूरी की पूरी सोइल सैचुरेट हो जाएगी, और ये पहले से सैचुरेटेड है क्योंकि वाटर टेबल तो ऊपरी था। तो यहाँ पर ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस, नाउ द वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस, तो टोटल स्ट्रेस एट द पॉइंट ए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो सिग्मा ए टोटल स्ट्रेस एट द पॉइंट ए, तो ये गामा सैचुरेटेड लिखा जाएगा, और गामा सैचुरेटेड कितना आया था 18.148, तो 18.148 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस और इसका कितना था 19.62 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 आप एल्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो 18.148 प्लस 19.62 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 151.072 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये टोटल स्ट्रेस आएगा। नाउ द पोर वाटर प्रेशर एट द पॉइंट ए, नाउ दिस टाइम जब वाटर टेबल आपकी ग्राउंड सरफेस पर आ गई है, तो ए पॉइंट पे जब पीजोमीटर लगाएंगे तो पानी का लेवल कहाँ तक मिलेगा हमें, यहाँ तक मिलेगा, तो कितनी हाइट है 4 + 2 + 2 यानी 8 मीटर, तो पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा 8 इंटू में गामा डब्ल्यू हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 9.81, सो 8 मल्टीप्लाई 9.81 ये हो जाएगा 78.48, so effective stress, so the effective stress at the point A, this will be total stress minus का pore water pressure, total stress minus का pore water pressure, total stress है 151.072, उसमें से माइनस किया 78.48, 72.592 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस जब हमारा वाटर टेबल कहाँ राइज कर जाएगा, सरफेस पे राइज कर जाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है क्वेश्चन के अंदर ही, इसको मैं इस वाले मार्कर से लिख देता हूँ कि यहाँ पर विल देयर बी ओनली चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द पॉइंट ए इफ द वाटर टेबल राइजेस 2 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस, तो अगर वाटर टेबल 2 मीटर ऊपर राइज कर जाती है ग्राउंड सरफेस पे, मान लो यहाँ तक ये 2 मीटर और ऊपर चले गई वाटर टेबल, यहाँ तक वाटर टेबल राइज कर जाती है, तो यहाँ पे सभी जगह क्या है पानी है, तो 2 मीटर ग्राउंड सरफेस के ऊपर चली जाती है, तो क्या सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज आएगा पॉइंट ए के ऊपर, क्या सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज आएगा, आंसर विद जस्टिफिकेशन। सो यहाँ पर पार्ट 3 क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। नाउ पार्ट 3 में क्या बोलेंगे, नाउ water table is located 2 meter above the ground surface, 2 meter above ground surface, 2 meter above the ground surface, तो वाटर टेबल लोकेटेड है 2 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस, तो अगर वाटर टेबल 2 मीटर ऊपर है तो टोटल स्ट्रेस एट द पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, तो देखिएगा टोटल स्ट्रेस अगर ए पॉइंट पे निकाले तो ये देखो, अब जब वाटर टेबल यहाँ है तो ये ऑलरेडी पूरी सोइल सैचुरेटेड है, ये वाली भी पूरी सोइल सैचुरेटेड है, तो ये जो आंसर है तो आएगा प्लस 2 मीटर की वजह से, तो गामा डब्ल्यू इंटू 2 एक एडिशनल आ जाएगा स्ट्रेस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये वैल्यू तो एज इट इज आएगी, 151 लिखना चाहो तो दोबारा से ऐसे लिख सकते हो, 18 पॉइंट या ऊपर से लिखना चाहो तो ऊपर से लिख दो, पहले तो 2 इंटू गामा डब्ल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई गामा डब्ल्यू प्लस में डायरेक्टली भी लिख सकते हो वैल्यू 151.072, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, तो 2 मल्टीप्लाई 9.81 19.62 प्लस में 151.072 170.692 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये टोटल स्ट्रेस आएगा। पोर वाटर प्रेशर ए पॉइंट पे, पोर वाटर प्रेशर ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जब पीजोमीटर लगाऊंगा ए पॉइंट पर, अब की बार वाटर टेबल यहाँ तक आएगा, तो 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 मीटर तक वाटर टेबल राइज करेगा, तो पोर वाटर प्रेशर ए पॉइंट पे आपको निकालना है, तो पोर वाटर प्रेशर ए पॉइंट पे तो ये हो जाएगा 10 इंटू में गामा डब्ल्यू, तो 10 मल्टीप्लाई 9.81, तो ये हो जाएगा 98.1, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा ए पॉइंट पर, तो यहाँ पे इसमें माइनस कर दो 98.1, तो 170.692 माइनस का 98.1, 72.59
72.592 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि अगर वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस के ऊपर चला जाए, अगर वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस के ऊपर राइज कर रहा है या फॉल भी कर रहा हो, वाटर टेबल की कोई भी फ्लक्चुएशंस अगर हो रही हो ग्राउंड सरफेस के ऊपर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जितने मैग्नीट्यूड से टोटल स्ट्रेस चेंज होता है उतने ही मैग्नीट्यूड से पोर वाटर प्रेशर भी चेंज होता है। इसलिए टोटल माइनस का पोर वाटर प्रेशर जो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस दे रहा है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? यहां पर क्या बोला है कि क्या सिर्फ विल देयर बी ओनली चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस? तो हम बोलेंगे नो, ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल total stress increases by the value of 2 gamma W. Pore water pressure also increases by the same magnitude of 2 into gamma W, but there will be no change in the effective stress. तो effective stress में कोई चेंज नहीं आता, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर सेम मैग्नीट्यूड से इंक्रीज कर जाता है। तो आंसर विद जस्टिफिकेशन, तो ये हम जस्टिफिकेशन हमने दे दी है, तो इसके साथ हम आंसर बता सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ है। ठीक है, आप लिख सकते हैं वाली लैंग्वेज लास्ट वाली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग कि आपके पास एक वाटर टेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द वाटर टेबल इन ए सर्टेन एरिया इज एट डेप्थ ऑफ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। किसी एक सर्टेन एरिया में जो वाटर टेबल है वो 4 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस है। टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर द सोइल कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन सैंड हैविंग एन एवरेज वॉइड रेशियो ऑफ 0.7। above the water table the sand has an average degree of saturation of 50%. तो calculate the effective pressure on a horizontal plane at a depth of 10 meter below the ground surface. What will be the increase in the effective pressure if the soil gets saturated by capillarity up to the height of 1 meter above the water table? Assume specific gravity 2.65. Now this is the question. कह रहे कि वाटर टेबल इन अ सर्टेन एरिया इज एट अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो अगर हम ग्राउंड सरफेस बनाते हैं, लेट अस सपोज कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, सपोज दैट, तो ये हमारा एक ग्राउंड सरफेस है। तो किसी सर्टेन लोकेशन पर जो ग्राउंड सरफेस है उसे 4 मीटर नीचे, ये हमारी 4 मीटर नीचे आ गई। 4 मीटर नीचे यहाँ पर वाटर टेबल प्रेजेंट है। 4 मीटर नीचे किसी लोकेशन पर, किसी एरिया में 4 मीटर नीचे वाटर टेबल प्रेजेंट है, सर्टेन एरिया 4 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर, कितना नीचे? 12 मीटर। टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर द सोइल कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन सैंड। अब ग्राउंड सरफेस से 4 मीटर पर तो क्या प्रेजेंट है? वाटर टेबल। और इसके 12 मीटर पे अगर देखा जाए तो यहां पर सोइल में क्या है? हमारी वेरी फाइन सैंड, यानी फाइन सैंड प्रेजेंट है, हैविंग एन एवरेज वॉइड रेशियो ऑफ 0.7। तो अगर हम यहां से 12 मीटर नीचे चलते हैं तो ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू 4 मीटर गिवन है, दिस वैल्यू 4 मीटर गिवन है। यहां से अगर हम 12 मीटर चलते हैं, यहां से अगर हम 12 मीटर चलते हैं तो दिस इज द 12 मीटर, तो ये हम 12 मीटर आए। तो 12 मीटर पे हमें कौन सी सैंड मिल रही है? वेरी फाइन सैंड। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं वेरी फाइन सैंड। और इस वेरी फाइन सैंड की वॉइड रेशियो कितनी है? वेरी फाइन सैंड की वॉइड रेशियो 0.7। तो यहां पर जो वॉइड रेशियो गिवन है वो 0.7 है, वेरी फाइन सैंड। और यहां पर वेरी फाइन सैंड की वॉइड रेशियो कितनी है? 0.7 है। अबव द वाटर टेबल द सैंड हैज एवरेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50%। इस वाटर टेबल के ऊपर जो सैंड है उसके पास जो है, हमारे पास जो सैंड है इसकी एवरेज डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी है? 50% है। तो यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन मेंशन है 50%। हियर द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 50%, यानी सोइल ड्राई नहीं है। कैलकुलेट द इफेक्टिव प्रेशर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो बिलो द ग्राउंड सरफेस आपको बताना है, बिलो द ग्राउंड सरफेस 10 मीटर नीचे। तो यहां से 10 मीटर नीचे आओ, तो यहां से 10 मीटर नीचे आओ, तो यहां से 10 मीटर नीचे आए। तो 10 मीटर नीचे आने के बाद यहां पर आपको बताना है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है कोई, यहां पर कितना होगा हमारे पास, क्या बताना है, कितना होगा? इफेक्टिव प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर आपको बताना है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो यहां पर लेट, ये हमने नाम दे दिया लेयर एक्स, इसको हमने क्या नाम दिया था? लेयर एक्स। तो इस लेयर एक्स पर आपको बताना है इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? गामा कैलकुलेट करेंगे। अब गिवन सॉइल तो सैंडी सॉइल इतना हमें पता है, तो गिवन सॉइल सैंडी सॉइल। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि सर 12 मीटर नीचे है तो यही मान लेंगे, जो ऊपर कोई जानकारी नहीं है तो हम यही मान के चलेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं
तो देख सकते हैं क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है, एक ही सोइल के बारे में जिक्र था तो हमने वही कैलकुलेशन किया है यहाँ पर। आगे की कहानी जो है, यहाँ से वाली जो कहानी है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले जितना पूछा गया उतना निकाल लेते हैं। बट विल बी द इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर इफ द सोइल गेट्स सैचुरेटेड कैपिलरिटी अप टू द हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द वाटर टेबल एज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। तो ये तो चलो काम का है, इसको बाद में देखेंगे। तो यहां पर आपको लेयर एक्स पर कैलकुलेशन करना है, 10 मीटर डेप्थ पर लेयर एक्स, यहां पर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, और टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, गामा चाहिए होगा। तो गामा बल्क भी चाहिए, क्योंकि यहां पर इसके लिए गामा बल्क, यहां पर जो सोइल है उसके लिए गामा बल्क आएगा, और यहां जो सोइल है उसके लिए गामा सैचुरेटेड लिखा जाएगा टोटल स्ट्रेस जब कैलकुलेट करते हैं। तो गामा बल्क और गामा सैचुरेटेड, तो गामा बल्क और गामा सैचुरेटेड पहले निकाल देते हैं। तो गामा बल्क का फॉर्मूला क्या होगा, G प्लस SE गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, void ratio is given, S is also given, G is also given, that we can calculate. सिमिलरली गामा सैचुरेटेड अगर कैलकुलेट किया जाए, दैट फॉर्मूला इज G प्लस E, S की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, G प्लस E गामा W डिवाइड बाय 1 प्लस E, डाटा इज गिवन। तो यहाँ पर जरा चेक करते हैं, क्या चेक करोगे, G कितना है 2.65, तो 2.65 प्लस S की वैल्यू 50% है तो 0.5 मल्टीप्लाई वॉइड रेशियो कितना है 0.7, वॉइड रेशियो 0.7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.7 इनटू में 9.81, मेंशन नहीं है तो हम 9.81 लेकर चलेंगे। तो इसको जरा सोल्व करते हैं। सो इफ वी सोल्व दैट, इफ वी सोल्व दिस 0.5 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 2.65 मल्टीप्लाई 9.81 डिवाइडेड बाय 1.7, 17.311 17.311 और गामा सेट क्या दे रहा है ये भी देखो। मैं वैल्यूज आप खुद पुटअप कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। G की वैल्यू 2.65 प्लस का वर्ड रेशियो 0.7 डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाई 9.81 19.33 यूनिट क्या आएगी, जो गामा W की यूनिट होगी, गामा W की यूनिट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो इसकी भी यूनिट होगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। तो यही चीज चाहिए थी। अब हम लेयर एक्स पर, तो टोटल स्ट्रेस एट लेयर एक्स पर टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिग्मा एक्स, तो लेयर एक्स पर तो गामा बल्क मल्टीप्लाई 4 प्लस और नीचे वाली सोल गामा सैचुरेटेड कितने डेप्थ तक की, 6 की डेप्थ की। वाई 6, क्योंकि टोटल 10 है ना, 10 में से 4 ये माइनस कर दिया तो 6 बचा। तो गामा बल्क कितना है 17.311 मल्टीप्लाई में कितना है ये 4, 69.244 प्लस गामा सैचुरेटेड, तो ये गामा सैचुरेटेड है, गामा सैचुरेटेड हमने निकाला 19.33 मल्टीप्लाई कितना है ये 6, 115.98। तो जब इसमें ऐड करते हैं ये वाली वैल्यू को 69.244 185.224, तो 185.224, तो ये हमारे पास टोटल स्ट्रेस आ जाएगा लेयर एक्स पर। तो टोटल स्ट्रेस हमने निकाला लेयर एक्स पे। अब हम निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर Ux, तो इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं यहाँ पर। पोर वाटर प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो वो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर जब पीजोमीटर लगाओगे लेयर एक्स पर, तो पानी का लेवल यहाँ तक आएगा सिर्फ 6 मीटर है, क्योंकि यहाँ तक डिस्टेंस तो 6 मीटर, तो 6 इंटू गामा W, तो 6 मल्टीप्लाई 9.81, तो 6 मल्टीप्लाई 9.81 58.86। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेयर एक्स, तो टोटल स्ट्रेस 185.224 माइनस क्या करोगे 58.86, 126.364, तो ये हमारा टोटल स्ट्रेस आया है। दिस इज सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस, ये हमने क्या निकाल दिया, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल दिया। तो यहाँ तक। अब आगे देखो, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द इफेक्टिव प्रेशर इफ सोइल गेट सैचुरेटेड
बाय कैपिलरिटी अप टू द हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द वाटर टेबल। अब ये बोल रहा है कि वाटर टेबल के ऊपर अब कैपिलरी राइज हुआ, तो ध्यान देना, अब मेंशन कर दिया कि इसके ऊपर कैपिलरी राइज हुआ, और कैपिलरी राइज होने की वजह से ये जो सोइल है, वो सैचुरेट हो गई है, तो कैपिलरी फ्रिंजेस बने हैं, और कैपिलरी राइज हुआ, कैपिलरी फ्रिंजेस मैंने दिखाए कितनी हाइट तक के, 1 मीटर की हाइट। तो ये जो कितनी हाइट होगी, 1 मीटर। तो यहाँ तक सोइल कैसी है, सैचुरेटेड है, तो यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, बट ऊपर अभी भी 50% ही रहेगा, बस यहीं तक ही डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हुआ है। ऊपर कितनी, 4 मीटर थी ना, सिर्फ 1 मीटर तक डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हुआ है, बाकी 3 मीटर के लिए ये जो डिस्टेंस है बची, 3 मीटर बच गई, 3 मीटर के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 50%। तो अब आपको सेम एक्स लेयर पर कैलकुलेशन करनी है। बोला क्या है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द इफेक्टिव प्रेशर, तो एक्स लेयर पर इफेक्टिव प्रेशर में कितना इंक्रीज होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो वो अब हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं कि नाउ सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। नाउ ऑन इंक्रीजिंग या ऑन कैप, या ऐसे लिख दो इसको, नाउ या गिवन दैट 1 meter above the water table, soil is saturated due to capillary fringes। ऐसे लिख दो, given that soil is saturated above the water table up to 1 meter height, soil is saturated above the water table up to 1 meter height due to capillary action, कैपिलरी एक्शन की वजह से सोइल जो है वो सैचुरेट हो गई है अप टू 1 मीटर हाइट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। और जो कैपिलरी एक्शन की वजह से सोइल सैचुरेट हुई है, सो इन दिस केस टोटल स्ट्रेस एट एक्स, सिग्मा एक्स, तो एक्स लेयर पर टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब गामा बल्क मल्टीप्लाई 4 लिखा था पहले, अब नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे गामा बल्क मल्टीप्लाई 3, तो गामा बल्क मल्टीप्लाई 3 प्लस गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई ये कितना था, 6 था ना, अब इसमें 1 और ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, गामा बल्क कितना था हमारे पास, गामा बल्क ये रहा 17.311 मल्टीप्लाई में 3, 51.933, तो 51.933 गामा सैचुरेटेड कितना था, 19.33 मल्टीप्लाई कितना करना है, 7, 135.31, तो इसमें ये वैल्यू ऐड कर दो 51 वाली, 51.933, 187.243 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल स्ट्रेस है, दिस इज द टोटल स्ट्रेस, तो ये हमारा टोटल स्ट्रेस आ गया। अब हम निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर एट द सेक्शन एक्स। तो नाउ अब जब पीजोमीटर लगाओगे यहाँ पर जब पीजोमीटर लगाओगे इस पॉइंट पर, तो पानी का लेवल कहाँ तक राइज करेगा, एक्स लेयर पर जब पीजोमीटर लगाएंगे तो पानी का लेवल कहाँ तक राइज करेगा, सो द पानी का लेवल अभी भी 6 मीटर पे ही राइज करेगा। आप बोलोगे सर पानी तो ऊपर तक चला गया, बट वाटर टेबल नहीं गई है, वाटर टेबल तो आपकी यही है, ऊपर वाली सोइल सैचुरेट हुई है कैपिलरी एक्शन की वजह से, तो वाटर टेबल तो अपनी इसी लोकेशन पर ही है, वाटर टेबल राइज नहीं हुआ है, वाटर टेबल अपनी इसी लोकेशन पर है, तो ये 6 मीटर पे ही है, यानी जो हमने निकाला था वही है पोर वाटर प्रेशर, ये 6 इंटू गामा डब्ल्यू 58.86, तो वाटर टेबल पोर वाटर प्रेशर 6 इंटू गामा डब्ल्यू, दिस इज 58.86, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो ये माइनस कर दो, 58.86, 128.383, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा वो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर, तो पहले कितना इफेक्टिव प्रेशर था, पहले था 126.364, तो इंक्रीज करना, तो इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर, तो इफेक्टिव प्रेशर में कितना इंक्रीज आएगा, तो इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दो 126.364, तो 2.09,
2.019 2.019 इस वैल्यू से जो है इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। 2.019 इस वैल्यू से इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अपने पास। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से फ्रेंड ये क्वेश्चन सोल्व होगा अपना, इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने लगा लिए, तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस लगा लिए, मतलब कुछ टॉपिक्स के। अब अभी जो है टाइम परमिट नहीं कर रहा है, वैसे तो मैंने बताया था आपके पास सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा परमेबिलिटी का है, आगे और भी क्वेश्चंस है, तो आगे को हम देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। आपके कमेंट्स और आपके जो है लाइक्स वगैरह बताएंगे कि हमें अगली वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। ओके, तो अगर कोई डाउट है आपको इन 7 क्वेश्चंस में, किसी कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट आ रहा हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।